पण मी मान्य करतो, महाराष्ट्रामध्ये राहणारे सर्व नागरिक मराठीमध्ये बोलणारं पाहिजे. महाराष्ट्रामध्ये तुम्ही राहतात, महाराष्ट्रामध्ये तुम्ही जेवण करतात, पाणी पितात, हवा खातात, मराठी नाही बोलणार? माझ्या राज ठाकरे सोबत काही संबंध नाही. माझ्या मराठी इतकी चांगली नाही म्हणून मी हिंदी मध्ये बोलणार. आता चंगोले साहेबांनी सांगितलं इंग्रजी गुलामी भाषा आहे म्हणून मी इंग्रजी मध्ये बोलणार नाही. राष्ट्रभाषा हिंदी आणि हे राज्य आणि राष्ट्र चा हे कार्यक्रम आहे, याबद्दल मी हिंदी भाषा मध्ये बोलणार. मंच पर विराजमान मेरे सभी अतिथिगण, बहुजन प्रबोध मंच और बहुजन विद्यार्थी संघ के पदाधिकारी कानेकर साहब और यहाँ तमाम मौजूद मेरे बहनों और भाइयों, पहले मैं आज के गणतंत्र दिवस के पर्व में आप सभी को बधाई देता हूं और साथ ही आज जो 3 सज्जनों का सत्कार हुआ उन लोगों को भी मैं हार्दिक बधाई देता हूं. आपने काफी पढ़ाई किया, शोध किया और हम आपसे ये उम्मीद करते हैं आपकी शिक्षण का फायदा समाज को होना चाहिए. जामरे साहब बराबर है. आज काफी समय हो गया है. अध्यक्ष जब बोलता है तो आधा मैदान साफ हो जाता है. ये वस्तु स्थिति है. मगर कानेकर जी ने बोला सर आपको बोलना ही पड़ेगा, अंधेरा क्यों न हो. अंधेरे में बोलना में मजा आता है. तो आज मैं कुछ महत्व की ही बात करूंगा संक्षेप में, समय बहुत कम है. आज ये संविधान के संबंध में जो हमारे कानेकर साहब ने यह कार्यक्रम किया है, ये बिल्कुल उन्हें बधाई देने के पात्र बनते हैं, क्योंकि ऐसे कार्यक्रम होते ही नहीं है. और होता भी होगा तो 2-4 शब्द बोल देते हैं. जनता को संविधान के बारे में जागरूकता पैदा नहीं होता है इस भाषणों में. आज आपके सामने हमारे पहले जो प्रवक्ताओं ने भाषण दिया, हमारे विद्यार्थी एवं एडवोकेट प्रदीप वातोरे जी ने जो कुछ अपने संविधान के अंदर में जो कर्तव्य हैं उसके बारे में कहा और बहुत सरल भाषा में आप लोगों के सामने अपने विचार रखा. उनका ये कहना मुझे बहुत अच्छा लगा कि अगर आप लोग कानून को मानते हैं तो आप लोग संविधान को भी मानते हैं. भले संविधान के बारे में आपको जानकारी हो या नहीं हो, अगर कानून को मानते हैं तो संविधान को मानते हैं. इसी प्रकार हमारे चंगोले साहब ने जब भाषण बंद किया, ऐसा लगा कि पाऊस थांबलं. बड़े जोशीला भाषण में उन्होंने विधि के इतिहास जो देश में हुआ और जो हमारे पिछड़े हुए हमारे लोगों में जो
अन्याय और अत्याचार हुआ उसके बारे में उन्होंने कहा। और सबसे बड़ी बात ज्योतिबा फुले और शाहू महाराज के बारे में उन्होंने जो कहा वो सही वस्तुस्थिति है। और उन्होंने शिक्षा के बारे में, शिक्षा के संबंध में जो कुछ बोला, महत्व शिक्षा के बारे में बोला, उसको भी हम मानते हैं। आज का शीर्षक है सोशलिज्म, स्टेट सोशलिज्म, द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द रूलर्स एंड रूल्ड। संक्षेप में हम इस पर विचार करेंगे। हमारे संविधान का, कोई भी संविधान का अहम भूमिका उस संविधान के प्रस्तावना से मिलती है। जो प्रस्तावना होता है वो संविधान के उद्देश्यों के बारे में बताती है। और सभी संविधान में प्रस्तावना का बहुत अति महत्व होता है। इसी प्रकार हमारे भारतीय संविधान के अंदर में भी प्रस्तावना का बहुत अहम भूमिका है। मराठी में प्रस्तावना को पढ़कर इसके पहले एक सज्जन ने आपको बताया, मगर हिंदी में भी मैं बोलना चाहूंगा। एक बार का दो बार भी हम उनको समझेंगे, आप समझ लीजिएगा, संविधान आपको समझ गया। संविधान के प्रस्तावना भी आप जान लेते हैं अच्छी तरह, वो बहुत काफी है। पूरे संविधान आप जान चुके हैं। क्या कहता है संविधान? हम भारत के लोग, भारत के एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ, निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों के लिए सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प लेकर अपने इस संविधान सभा में आज तारीख 24 नवंबर 1949 को हम पेश करते हैं। संविधान को अंगीकृत, अधिनिर्मित और आत्म अर्पित करते हैं। यह कहता है प्रस्तावना। प्रस्तावना क्या हमारे संविधान का एक अंग है? सुप्रीम कोर्ट ने बेरुबारी के केस में 1960 में ये कहा है कि प्रस्तावना हमारे संविधान का अंग नहीं है, मगर संविधान के अंदर में आपको कोई भी चीज का ना समझ हो, अगर संविधान के अंदर में रहने वाले जो प्रावधान है उसका अगर दो अर्थ निकलता है, अगर आपके दिमाग में ताले लग जाते हैं अर्थ निकालने के लिए, तो उसके एक ही चाबी है, वो चाबी प्रस्तावना के अंदर है। अगर आपके समझ में नहीं आता संविधान, तो उसको अगर न समझ को अगर आपको जानना है तो उसके ताला तोड़ना है, ताला खोलना है, तो चाबी रखी है हमारे संविधान के प्रस्तावना में। तो प्रस्तावना में चले जाइए, आपके सभी नासमझ ठीक हो जाएगा। तो मगर आगे में केशवानंद भारती का केस हुआ 1973 में। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, बेरुबारी के केस में जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि प्रस्तावना संविधान का एक अंग नहीं है, मगर केशवानंद भारती में सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि संविधान का प्रस्तावना संविधान का एक अंग जरूर है। और इसलिए आज संविधान का सबसे बड़ा विशेष भूमिका संविधान के प्रस्तावना के अंदर है। और
आज हमारे जो सोशलिज्म के बारे में आज जो शीर्षक है, अगर सोशलिज्म, स्टेट सोशलिज्म को अगर हमें जानना है तो हमें हमारे प्रियम्बल, हमारे जो प्रस्तावना है उसको जटिल रूप से जानना बहुत जरूरी है। बाबा साहब ने कहा कि समाजवादी का शब्द की क्या जरूरत है, हमारे पूरे संविधान जो है ये समाजवाद के आधार पर बनी है। तो उन्होंने कहा कोई जरूरी नहीं ऐसे शब्दों को प्रयोग करने के लिए। मगर हुआ क्या, 1976 में इमरजेंसी समय में इंदिरा गांधी ने हमारा संविधान के अंदर में संशोधन लाया, 42nd अमेंडमेंट, 42वां संशोधन, और उन्होंने उसमें समाजवाद का शब्द को डाला, धर्मनिरपेक्षता का शब्द को डाला, इंटीग्रिटी के जो शब्द है उसमें डाला। तो बाबा साहब बल्कि समाजवाद के बारे में हमारे प्रस्तावना के अंदर में कोई उल्लेख नहीं किया। इसका मतलब क्या समाजवाद का तत्व हमारे भारतीय संविधान में नहीं है? ऐसा नहीं है। बिना प्रकट किए हुए समाजवाद का तत्व हमारे प्रस्तावना एवं नीति राज्य निदेशक जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी कहते हैं उसके अंदर में मौजूद है। आर्टिकल 38, 39, 40, 41 मूलभूत अधिकार का 14, 15, 16, 17, 21 आगे में, ये सब में समाजवाद के तत्व बिल्कुल मौजूद है। आखिर समाजवाद का मतलब क्या है? समाजवाद का मतलब लोकतांत्रिक या कम्युनिज्म है, क्योंकि लोकतांत्रिक में भी यूज किया जाता है और कम्युनिज्म के अंदर में भी यूज किया जाता है। बाबा साहब कहते हैं कि हमारे जो भारतीय संविधान जो कम्युनिज्म के समाजवाद है, हमारे समाजवाद का अर्थ हमारे संविधान के आधार पर, लोकतंत्र के आधार पर उसका अर्थ आपको निकालना पड़ेगा। इसका मतलब क्या हुआ? जो उत्पादन के जो ये शब्द समाजवाद के शब्द से हम हमारी केसेस जो हमारे कोर्ट के सामने आता है उसको अच्छी तरह हम लोग डिसाइड कर सकते हैं। जो नेशनलाइजेशन, ये जो शब्द समाजवाद का यूज किया है हमारे प्रस्तावना में, इसको हमको मददगार होता है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा। यस नकारा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में सुप्रीम कोर्ट ने फिर कहा है कि समाजवाद का मतलब एक आम आदमी का जीवन स्तर के संबंध में है और हमारे क्या है उसके बारे में जानने के लिए हमें बहुत मदद होता है। सुप्रीम कोर्ट ने भी इसका तारीफ किया है। 1931 में जब राष्ट्रपिता गांधी जी अपने जहाज के डेक में खड़े हुए थे तो एक पत्रकार ने आकर उन्हें पूछा कि आप सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस अटेंड करने जा रहे हैं लंदन, आप किस प्रकार के कॉन्स्टिट्यूशन को, संविधान को हमारे भारत में लाने वाले संविधान की जरूरी है, जिस संविधान के आधार पर हम कहते रहते हैं कि हमारे देश में ऊंचे और नीचे के लोग नहीं होंगे और सबको समान अधिकार मिलेगा। आप अगर देखेंगे पूरे संविधान के अंदर में पूरे फेबियन सोशलिज्म भरपूर पड़ा हुआ है। उस समय में जो संविधान बना, संविधान सभा के अंदर में कम्युनिस्ट लोग थे, मार्क्सिस्ट लोग थे, गांधीयन फिलॉसफी के लोग थे हैं, उस बराबर उस तरीके से वो समझ में आएगा। जब बाबा साहब ऑल इंडिया एससी एसटी के, ऑल इंडिया एससी के संघ के जब प्रेसिडेंट थे, फेडरेशन के,
1947 में उन्होंने एक ज्ञापन दिया संविधान के सभा को। उस ज्ञापन में उन्होंने बहुत कुछ समाजवाद के बारे में बहुत कुछ लिखा हुआ है। उन्होंने वो ज्ञापन एक मिनी कॉन्स्टिट्यूशन के तरीके से उन्होंने सबमिट किया है। उसमें बराबर आर्टिकल्स हैं, अनुच्छेद हैं, कलम है, सेक्शंस हैं, अलग अलग प्रकार से उन्होंने सब चीज मिलाकर एक ज्ञापन दिया। बहुत कुछ उसमें समावेश है। डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी के अंदर में बहुत कुछ उन्होंने समावेश किया। उन्होंने उसमें यह भी कहा कि भाई राइट टू एम्प्लॉयमेंट, रोजंदारी की जो अधिकार है, ये मूलभूत अधिकार होना चाहिए। ये भी उन्होंने उस पर लिखा। उन्होंने यहां तक कहा कि हमारे जो प्राइम मिनिस्टर है, प्रधानमंत्री का जो जब चयन होता है, आज चयन ऐसा होता है कि जो मेजॉरिटी पार्टी जो लोअर हाउस में होती है वो अपने प्रधानमंत्री चुनते हैं। बाबा साहब का कहना था कि इस प्रकार से नहीं होगा, सभी लेजिस्लेचर, सभी हाउसेस के वो लोग प्रधानमंत्री को चुनेंगे। मगर हुआ क्या कि ये जो ज्ञापन जो बाबा साहब ने सबमिट किया उसको मान्यता नहीं मिला। इसलिए नहीं मिला कि लोकतांत्रिक पद्धति से, डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल के आधार पर ये कॉन्स्टिट्यूशन बना। एक समझ लीजिएगा, बाबा साहब इतना अकोमोडेटिव थे, अपने बाजू रखने में तो पीछे नहीं हटते थे, मगर उन्होंने जो संविधान तैयार किया वो लोकतांत्रिक पद्धति के आधार पर उन्होंने तैयार किया। उन्होंने कहा कि जो कृषि है, कृषि को एक बड़ा उद्योग के नाम से माना जाना चाहिए। एग्रीकल्चर मस्ट बी मेड अ की इंडस्ट्री। और उसमें कृषि कौन करेगा? कलेक्टिव फार्मिंग, सभी लोग मिलजुल कर उस पर कृषि करेंगे। और ये कृषि उद्योग को राष्ट्रीयकरण करना पड़ेगा। और ये जो जमीन है ये गांव वालों के हाथ में देना पड़ेगा और सभी लोगों को मिलजुल कर कृषि करेंगे। और जो हमारे उद्योग जो राष्ट्रीयकरण हुआ, जो मालक है, उनको ऋण पत्र के माध्यम से, डिबेंचर के माध्यम से उनको इंटरेस्ट मुआवजा दिया जाएगा। इस प्रकार से उनका कहना था कि राष्ट्रीयकरण जो मुख्य जो इंडस्ट्रीज हैं, जैसे चंगोले जी ने बताया बीमा को भी उनको राष्ट्रीयकरण करना था सभी जगह से, और आपके कृषि को भी राष्ट्रीयकरण करना था। इस प्रकार के उन्होंने कहा कि इसमें जो उत्पादन होगा, ये उत्पादन का जो गुड्स होंगे, सामान होंगे, ये सभी को बांटा जाएगा। कोई जाति नहीं रहेगा, कोई धर्म नहीं रहेगा, इसी प्रकार से इसको बांटा जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि मगर बाबा साहब ने जितना भी उन्होंने बोला, मगर ये सब चीज कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर थे जो संविधान के, कॉन्स्टिट्यूशन के मार्गदर्शक BN राव, उन्होंने इस चीज को माना नहीं। और उन्होंने कहा ये सब चीज जो मूलभूत अधिकार में आना चाहिए, जो बाबा साहब ने कहा कि राष्ट्रीयकरण होना चाहिए, रोजंदारी का मूलभूत अधिकार होना चाहिए, ये सब चीज आपके BN राव साहब ने एग्री नहीं किया। उसका मतलब ये हुआ कि वो सब राष्ट्रीय तत्व निर्देशक के अंदर में ये सब शामिल किया गया है। बाबा साहब ने ये भी कहा कि सामाजिक और आर्थिक न्याय कैसा हो सकता है जब तक समाज के, राष्ट्र के जो संपत्ति है
उसका जब तक राष्ट्रीयकरण नहीं होगा तब तक ये इस प्रकार का आर्थिक न्याय और सामाजिक न्याय हमारे लोगों को मिल नहीं सकेगा। मगर बाबा साहब ने जितना अपनी कोशिशें किया है, उस कोशिशों की वजह से भले ही हमारे मूलभूत अधिकार में उनके कुछ मांग का समावेश नहीं हो पाया, मगर राज्य निदेशक तत्व के अंदर में भाग 4, 2 भाग होते हैं, भाग 3 मूलभूत अधिकार, भाग 4 उसको कहते हैं राज्य निदेशक तत्व। इसके अंदर में काफी कुछ उनका कहने का सब कुछ हो समावेश हुआ, क्योंकि जो उद्देश्य है हमारे भारतीय संविधान बनाने का, उनका कहना है कि राजनैतिक जो लोकतंत्र है, लोकतंत्र उसके आधार पर एक इंसान और एक वोट, और दूसरा कि आर्थिक लोकतंत्र, इकोनॉमिक डेमोक्रेसी, ये 2 उन्होंने अपने ऑब्जेक्टिव में, अपने उद्देश्य में कहा है कि राजनैतिक लोकतंत्र जिसे हम कहते हैं कि एक वोट